क्या सबको एक बराबर ट्रीट करना एक्चुअली सबसे बड़ा इनजस्टिस हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि इक्वालिटी का मतलब है सबके साथ सेम बर्ताव करना। पर लॉ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगले कुछ मिनट में ना आपका इक्वालिटी को देखने का पूरा नजरिया बदल जाएगा। लेट्स डाइव राइट इनटू दिस, क्योंकि लॉ सिर्फ लाइंस रटने का नाम नहीं है, लॉ प्रैक्टिकली समझने का नाम है। वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस सुपर इम्पॉर्टेंट मास्टर क्लास में हम उठाने वाले हैं SEM 1 LLB का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आई, स्पेसिफिकली यूनिट 2। देखो, मैं जानता हूँ एग्जाम्स पास आ रहे हैं, इसलिए बिना एक भी सिंगल इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्किप किए पूरा रूल्स ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस हम आज एक ही बार में मास्टर करेंगे। ये सेशन आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए एक एब्सोल्यूट लाइफ सेवर होने वाला है, तो अपना पूरा फोकस यहाँ रखना, ध्यान से सुनना। जल्दी से देख लेते हैं आज हम एग्जैक्टली क्या क्या कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ट्रू इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से, फिर चलेंगे आर्टिकल 14 पर, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के टेस्ट्स देखेंगे, मॉडर्न डॉक्ट्रिन शिफ्ट को समझेंगे और फाइनली जेंडर एंड सोशल जस्टिस के लैंडमार्क केसेस कवर करेंगे। लास्ट में एक क्विक 30 सेकेंड रिविजन और Q&A भी होगा ताकि कॉन्सेप्ट्स मेमोरी में लॉक हो जाए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू इक्वालिटी की, जो प्लेन इंग्लिश मीनिंग से बिल्कुल अलग है। आम बोलचाल में हम सोचते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है सबके ऊपर एग्जैक्ट सेम रूल लगाना, राइट? जिसे हम फॉर्मल इक्वालिटी कहते हैं। लेकिन सोच के देखो, अगर हम एकदम फिट हेल्दी एथलीट और एक व्हीलचेयर यूज करने वाले स्टूडेंट को एग्जैक्ट सेम ट्रैक पर दौड़ने बोलेंगे सेम रूल्स के साथ, तो क्या वो फेयर होगा? ऑब्वियसली नहीं, ये तो इनजस्टिस हो गया। अब दूसरी तरफ देखो, सब्सटेंटिव इक्वालिटी यानी सोशल जस्टिस। इसमें हम ट्रैक को मॉडिफाई करते हैं, व्हीलचेयर वाले स्टूडेंट को सपोर्ट देते हैं ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन सके। लॉ यही तो कहता है, इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, बट ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली इज अनजस्ट। सोसाइटी में वीक सेक्शंस को रिजर्वेशन और वेलफेयर स्कीम्स देना, यही तो ट्रू सोशल जस्टिस है। अब आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रीढ़ की हड्डी पर, आर्टिकल 14। इसके दो मेन पिलर्स हैं। ध्यान देना, ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। आर्टिकल 14 में दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया है। इसे याद रखना, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि नो इंडिविजुअल इज अबव द लॉ, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। PM हो या आम आदमी, सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स के आगे बराबर हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये डिमांड करता है कि सेम सर्कमस्टांसेस में लोगों के साथ सेम रूल्स लगने चाहिए। सिंपली पुट, लाइक सिचुएशंस ट्रीटेड अलाइक। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सब बराबर हैं तो स्टेट अलग अलग रूल्स कैसे बना सकता है? लेट्स चेक द वैलिडिटी टेस्ट फॉर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। सोचो, सरकार अमीर पर ज्यादा और गरीब पर कम टैक्स कैसे लगाती है, या एडमिशंस में कोटास कैसे बनाती है? वेल, स्टेट के पास एक्चुअली पावर है लोगों को कैटेगराइज करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट 2-pronged टेस्ट दिया है। ये वैलिडिटी टेस्ट पास होना ही चाहिए। स्टेप 1 है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी जिस बेस पर आपने लोगों का ग्रुप बनाया है वो एक क्लियर और अंडरस्टैंडेबल डिफरेंस होना चाहिए, हवा में नहीं बना सकते। स्टेप 2 है रैशनल नेक्सस, उस डिफरेंस और गवर्नमेंट के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के बीच एक डायरेक्ट लॉजिकल कनेक्शन होना जरूरी है। दोनों बॉक्सेस टिक होने चाहिए। चलो इसका एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर गवर्नमेंट गरीब रूरल स्कूल्स के बच्चों के लिए पासिंग ग्रेड कम कर देती है, तो क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है? नहीं, ये लीगली वैलिड है। क्यों? क्योंकि रूरल वर्सेस अर्बन एक क्लियर डिफरेंशिया है, इंटेलिजिबल है, और इसका सीधा कनेक्शन यानी रैशनल नेक्सस अंडर प्रिविलेज्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से है। एग्जाम में डायरेक्टली ये एग्जाम्पल लिख कर आना, मार्क्स गारंटीड है। अब समय के साथ लॉ भी इवॉल्व होता है। लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न डॉक्ट्रिन शिफ्ट, द रेवोल्यूशन इन इक्वालिटी। काफी दशकों तक इंडियन कोर्ट्स इक्वालिटी को सिर्फ उसी क्लासिफिकेशन टेस्ट से देखती थी जो हमने अभी पढ़ा। पर फिर जुडिशरी में एक ऐसी क्रांति आई जिसने इक्वालिटी का पूरा इंटरप्रिटेशन ही बदल कर रख दिया। 1974 का E.P. रोयाप्पा केस, इस नाम को अपनी मेमोरी में लॉक कर लीजिए। जस्टिस P.N. भागवती ने इस लैंडमार्क जजमेंट में ट्रेडिशनल लिमिट्स को तोड़ दिया। उन्होंने एक डायनामिक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी इंट्रोड्यूस किया। उनका एग्जैक्ट पॉइंट था कि इक्वालिटी इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। मतलब अगर सरकार का कोई भी एक्शन आर्बिट्रेरी, अनफेयर या अपनी मर्जी से लिया गया विम्सिकल डिसीजन है, तो वो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 14 का वायोलेशन है। इट्स दैट सिंपल एंड ऑनेस्टली
दैट पावरफुल। अब बढ़ते हैं आगे जेंडर एंड सोशल जस्टिस केसेस की तरफ। आर्टिकल्स 15 और 16 एक्चुअली स्टेट को पावर देते हैं, और वो पावर है वीक सेक्शंस और वुमेन को एक्टिवली प्रोटेक्ट करने की। जेंडर जस्टिस के लिए ये दो सबसे बड़े पिलर केसेस हैं जो आपको मिस नहीं करने। पहला, एयर इंडिया वर्सेस नरगिश मिर्जा 1981। एयर इंडिया का एक अजीब रूल था कि पहली प्रेगनेंसी पर ही एयर होस्टेस को जॉब से निकाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे टोटली इंसल्टिंग, क्रूअल और आर्टिकल 14 का डायरेक्ट वायलेशन मानते हुए स्ट्राइक डाउन कर दिया। दूसरा, विशाखा केस 1997। जब सेक्सुअल हैरासमेंट के खिलाफ देश में कोई स्ट्रिक्ट कानून नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर विशाखा गाइडलाइंस बनाई। उन्होंने क्लियर किया कि वर्क प्लेस सेफ्टी आर्ट 14, 15 और 21 का फंडामेंटल मैटर है। और अब बात करते हैं जस्टिस टू वीकर सेक्शंस की। इंदिरा सोहनी, जिसे मंडल केस 1992 भी कहते हैं, ये सोशल जस्टिस का एब्सोल्यूट बेडरॉक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को अपहोल्ड तो किया, लेकिन सिस्टम बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। उन्होंने टोटल रिजर्वेशन पर 50% की एक रिजिड सीलिंग लगा दी, जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं। साथ ही क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया, यानी बैकवर्ड क्लासेस के वो लोग जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, उन्हें इन बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया। ऑलराइट दोस्तों, अब टाइम है आज की गोल्डन की का। मेरे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त एग्जाम स्ट्रक्चर हैक है। सुनो, जब भी आप आर्टिकल 14 पर लॉन्ग आंसर लिखो ना, सीधे मॉडर्न डॉक्ट्रिन पर मत कूद जाना। पहले उन्हें ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन समझाना, वही रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट के साथ, एंड देन स्मूथली पिवट करना मॉडर्न डॉक्ट्रिन पर ईपी रॉयप्पा के नॉन आर्बिट्रेरियंस टेस्ट को यूज करके। पता है इससे क्या होगा? एग्जामिनर को लॉ का कंसेप्चुअल एवोल्यूशन दिखेगा, एंड बिलीव मी, दिस इज द सीक्रेट टू प्रीमियम स्कोर्स। Okay, so we've covered a lot of ground. Up time है एक quick 30-second wrap-up का to lock everything in. जल्दी से इस समरी टेबल का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लो। पॉइंट 2.1 में हमने देखा आर्ट 14 की डुअल बैकबोन। पॉइंट 2 में देखा वैलिड क्लासिफिकेशन के लिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस टेस्ट। पॉइंट 3 में हमने जेंडर जस्टिस कवर किया वाया एयर इंडिया एंड विशाखा केसेस। और फाइनली पॉइंट 4 में वीकर सेक्शंस के लिए सब्सटैंटिव इक्वालिटी देखी थ्रू द लैंडमार्क इंदिरा साहनी जजमेंट। डन? ऑसम। अब बारी आपकी, एक छोटा सा एक्टिव लर्निंग चैलेंज। याद करो और बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी यानी मंडल केस में रिजर्वेशन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए वो कौन से 2 सबसे वाइटल चेक्स लगाए थे? दिमाग पे जोर डालो। और करेक्ट आंसर है पहला चेक, अ स्ट्रिक्ट 50% सीलिंग ऑन टोटल रिजर्वेशंस, और दूसरा द एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर। सो जिस ने भी ये करेक्टली गेस किया, वेरी वेल डन। आपके एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सही रास्ते पर है। सो जस्ट रिमेंबर, ट्रू जस्टिस अंधाई नहीं होती, बल्कि वो समाज के उस डिसएडवांटेज को बिल्कुल साफ देखती है जिसे मिटाना जरूरी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।